ये है वाइल्ड डॉग्स और मैं हूं डॉक्टर विजय विश्वास। ये डॉक्यूमेंट्री डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। डी एरिंग जो कि एक कंजर्वेशनिस्ट और पॉलिटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर इस सेंचुरी का नाम रखा गया। अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर के जो डेल्टा हैं उन्हीं पे ये सेंचुरी इस्टेब्लिश है। 1978 में ये सेंचुरी इस्टेब्लिश हुई। 190 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके क्षेत्रफल में आता है। जब ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग रिवर के नाम से, सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी जो कि चाइना से होके भारत में आती है, तो जाहिर सी बात है चाइना से इसका जो फ्लड कंट्रोल या वाटर कंट्रोल भी होता है। और कई बार चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा जो पानी है वो यहाँ भारत में छोड़ता है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्वी जो भारत है, वहाँ पे काफ़ी तबाही का सामना करना पड़ता है। ये सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश और जो आसाम है उसी के सीमावर्ती इलाके में पड़ती है। सियांग रिवर और सियांग डिस्ट्रिक्ट में है और पासीघाट इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। वहाँ से करीब 13 किलोमीटर्स दूर ये सेंचुरी पड़ती है। और एक बात जो यहाँ पे इस सेंचुरी के बारे में डिस्कशन ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोर्ड नहीं है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जो काम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के उतना हुआ नहीं, और एक ख़तरे में है काफ़ी सेंचुरी। जो पिछली बार जो हमारा यहाँ पे एक्सपीडिशन हुआ, हमारा जाना हुआ है इसमें, और समर एक बर्ड सर्वे था, उसके सिलसिले में जाना हुआ। और डी एरिंग में जाना मेरा मई 2023 के आखिरी दिनों में हुआ, और करीब 10 दिनों का एक एक्सपीडिशन प्रोग्राम जो मुझे वहाँ करना था। और ये मेरे साथी टी.के. रॉय साहब के साथ समर सर्वे था, बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में सर्वे था। तो एक यात्रा जो यूजुअल तरीके से शुरू हुई। शुरू में इतना ज़्यादा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं डी एरिंग जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या विशेष तरह की परिस्थितियाँ मिलेंगी और कौन सी जो मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन का मौका मिलेगा वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं उनके साथ, या जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। तो ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरी यात्रा शुरू होती है पंजाब से, और मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से फ़्लाइट लेकर के गुवाहाटी, और गुवाहाटी से आके मुरकोंग सिलिक जो एक लास्ट स्टेशन है आसाम में, वहीं से हम लोग एंट्री करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो पहले तो हमें वहाँ पे इनर लाइन परमिट लेना होता है, तो मैं पहले ले चुका था, तो वहाँ से एंट्री हुई। टी.के. रॉय मेरे साथ आ गए थे गुवाहाटी से, और हम दोनों लोग थे ट्रेन में, अलग अलग हालांकि कंपार्टमेंट्स थे जहाँ पे हम लोग सफ़र कर रहे थे। तो मुरकोंग सेलेक्स में हम लोग मिले, और सुबह हमारी जो एंट्री है वो अरुणाचल में हो गई। उसके बाद पासीघाट जो कि ज़िला पड़ता है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जो टीएफओ हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, मिस्टर तसांग टागा, उनके साथ। और एक पूरा दिन लगाने के बाद हमारा शाम को जो एक हमने पहुंचना था डी एरिंग में, तो वहाँ ड्राइवर के साथ और वो सारा जो अरेंजमेंट था वो लेकर के हम लोग पहुँच गए। जाने के बाद पता चला कि जितना आसान हम लोग समझ रहे थे उतना नहीं है, नदी को क्रॉस करना है। और जो बोट है वो देखा तो थोड़ा सा दूर जाके जो मोटर बोट है वो ख़राब हुई, और हम लोग एक जो हैंड सेल जो पुरानी नाव है उसी के साथ हम लोग निकल पड़े। रात होने को थी, 7 बजे लगभग पूरा, मतलब 5 बजे के बाद अंधेरा हो गया। तो रात में हम लोग कैंप में पहुँचे, जीप घाट कैंप, और वहाँ से हमारा पूरा एक्सप्लोर करने का सिस्टम जो तरीका है वो हुआ। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि जो सेंचुरी है ये उस तरह नहीं है जैसे कि जहाँ पे विजिटर्स आते हैं और बहुत एक कॉमन होता है खुला। ये एक तरह से मैंने इसको जो मेरे मन में जो वर्ड आया, जो शब्द आया इसके लिए, वो वर्जिन सेंचुरी आया। तो कि जहाँ पे कोई अनटच लोग अभी तक उतना आते जाते नहीं हैं। कभी कभार कोई जो रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स कभी आते हैं तो ये एक्सप्लोर होता है, बट
ये नदी के जो सियांग नदी है उसमें छोटे छोटे डेल्टा और एक बड़ा पार्ट है, करीब 190 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में मिलता है, ये एरिया है। और मुझे वहाँ पहुँचने के बाद जो वहाँ के जो लोग वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग रहते हैं, अलग अलग कैंप्स हैं, करीब 4 कैंप वहाँ पे हैं, उन कैंप्स में हर एक में 2-2 3-3 लोग हैं। तो उनसे पता चला कि जो शेप है इस सेंचुरी का वो लगातार बदलते जाता है, बदल रहा है, और सॉइल इरोजन बड़ी समस्या यहाँ पे है। इसके साथ जो वाइल्ड लाइफ डिग्रेडेशन है, पहले जो जानवर थे वो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ समझ में आ रही हैं जा कर के। और जो एक मेन प्रॉब्लम आती है, जो मुद्दा आता है, वो ये है कि चाइना से चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है और इसी को सियांग कहा जाता है, यही नदी के अंदर लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है, तो फ्लडिंग हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, और ये हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी नुकसान का कारण बनता है। तो डी-एरिंग नेशनल पार्क जो सेंचुरी है, ये भी उससे अछूता नहीं है। लगातार यहाँ पे जब बाढ़ आती है तो संकट हो जाता है, जो यहाँ वाइल्ड लाइफ है पूरा डिस्टर्ब हो जाती है। डी-एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो घास के मैदान है, थोड़ा फॉरेस्ट कवर है, और जो ब्यूटी है आप देख सकते हैं कि कितना दूर दूर तक ये हरा भरा मैदानों से पूरा जो फील्ड है वो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो नदियाँ हैं, नदी की जो विभिन्न धाराएं हैं, वो यहाँ इसको घेरे हुए हैं। जो मेन मैं बता रहा था आपको कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार सॉइल इरोजन हो रहा है, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो टूट जाते हैं, और ये चिंता का विषय यहाँ पे है। इसके अलावा कई और जो मुद्दे हैं, जैसे कि पोचिंग का केस है, जो अवैध शिकार है वो भी होता है, अवैध जंगल कटाई भी होती है, क्योंकि ये 2 स्टेट्स के बॉर्डर पे है। अरुणाचल से लकड़ी काट कर के आसाम भेज दी जाती है। कई बार ऐसी चीज़ें भी सुनने में आती हैं। इसके अलावा फ़िशिंग का केस है, तो उसको लगातार ऑफिशियल्स है वो रोकने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं। मैंने कई तरह के वन्यजीव देखे, और वनस्पतियाँ थीं, और अलग अलग तरह की जो स्पीशीज़ जिनको मैं लिख सकता था, जिनकी फ़ोटोग्राफी कर सकता था, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई। और एक विशेष बात जो यहाँ पे डिस्कशन की है, गायों के बड़े बड़े झुंड, करीब 200 गायें वहाँ पे छोड़ी हुई गायें हैं, जो आसपास के इलाके से जंगल में छोड़ दिए गए हैं, तो उनके झुंड यहाँ पे हैं। और हॉर्सेस हैं, मैंने हॉर्सेस को भी रिकॉर्ड किया, हॉर्सेस भी देखे, तो ये बताया गया कि जो ये हॉर्सेस और जो काउज़ हैं, ये लोकल लोगों ने यहाँ पे छोड़े हैं काफ़ी पहले। हॉर्सेस का एक जो करीब 3 से 4 हॉर्सेस मैंने देखे, तो उसमें पता था कि बताया गया कि ये जो है काफ़ी पहले से यहाँ पे छोड़े गए, और उन्हीं की पीढ़ियाँ यहाँ पे आगे बढ़ रही हैं। तो एक टर्म मुझे समझ में आया कि एक तो रिवर्स डोमेस्टिकेशन है, यानी कि पहले ये डोमेस्टिकेट किए गए और उसके बाद आज ये दोबारा वाइल्ड में छोड़ दिए गए। तो अब जो नई जो पीढ़ी है इन घोड़ों की या इन गायों की, वो जंगल में पैदा हो रही है। इनका जो ह्यूमन कांटेक्ट जो है वो नहीं के बराबर है, और ये इकोलॉजी को एक तरह से इन्वेजिव स्पीशीज़ के तरह से ये यहाँ पे प्रभावित करने वाले हैं। साथ ही देखा तो वाइल्ड बफलोज़ हैं, वाइल्ड बफलोज़ के झुंड हमने देखे वहाँ पे, जो बच्चे हैं उनके साथ में मेल्स के झुंड देखे। हाथी इस इलाके में काफ़ी हैं, और हाथियों को दिन में देख पाना संभव नहीं हुआ, लेकिन एक शाम के वक्त एक हमारे कैंप में हम लोग बोरगोली जो लास्ट में कैंप था वहाँ पे रुके हुए, तो रात को जो हाथियों का झुंड वहाँ अंधेरे में, और शूट नहीं हो पाया प्रॉपर, वो पूरा झुंड वहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया, पर ये रात का समय था। इसके अलावा काफ़ी सारे जो ट्रैप कैमरा के थ्रू लिए गए जो स्पीशीज़ हैं, उनके स्टिल फ़ोटोग्राफ्स मुझे, जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है और वहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं मकसाम तेंग, उन्होंने
मुझे अवेलेबल करवाया, और वो इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उन्हीं के थ्रू दिए गए फ़ोटोग्राफ्स हैं जो उन्होंने शेयर किए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वैरायटी का कमी नहीं है। डियर है, कई तरह के जो हिरन हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। सुबह सुबह जब एक बार मैं बोरगोली कैंप में सुबह उठा तो एक बहुत बड़ा हिरनों का झुंड दिखा, जो मेरे उठने के जस्ट एकदम उन्होंने उनको ऑब्ज़र्व हो गया, तो मेरी उपस्थिति का एहसास होते ही वो वहाँ से चले गए। तो ये जो वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ जो ऑब्ज़र्व होती है, ये आप जब वहाँ रुकते हैं, देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल सिस्टम है और ये ख़तरे में है। इधर इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ पे जब मैं आ जाऊँ तो ड्रैगन फ्लाइज 4 से 5 तरह के स्पीशीज़ तो मैंने ही वहाँ पे रिकॉर्ड किया। इसके अलावा बटरफ्लाइज हैं, ब्यूटीफुल अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा जो ग्रास हॉपर्स हैं ये मिल जाते हैं आपको। प्लांट्स में आप आएंगे तो आपको जो है अलग अलग तरह की वैरायटीज़ दिख रही हैं, और ख़ास तौर से बेरी है, और बेरी के अलावा जो है आपको सेमल के काफ़ी पेड़ वहाँ पे दिखते हैं। तो ये जंगल जो है, बुश कह सकते हैं आप, छोटे छोटे जो ग्रास लैंड्स हैं काफ़ी बड़े, और जो टॉल ट्रीज़ हैं, ये पूरा एक मिक्सचर है पूरे जो लैंडस्केप है यहाँ पे। और जो दिख रहा है आपको वो उसमें एक और जो इम्पोर्टेंट ऑर्किड की वैरायटीज़ भी आपको यहाँ बेरी के ऊपर और दूसरे ट्रीज़ के ऊपर दिखती हैं। अब मैं आता हूँ हम लोग आए थे यहाँ पे बर्ड्स के मेन एक्सपीडिशन पे, और ये सारा कुछ हम साइड में ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि पूरा इको सिस्टम किस तरह से है। तो जो सर्दियों में हम लोग को स्पीशीज़ मिलते करीब 195 स्पीशीज़। मेरे साथ टीके रॉय जो कि स्पेशली बर्डिंग सर्वे कर रहे हैं, तो टीके रॉय कहते हैं कि सर्दियों में 195 स्पीशीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। 195 स्पीशीज़ पिछले साल का रिकॉर्ड था, और अभी जो हम रिकॉर्ड कर पाए हैं वो 72 स्पीशीज़ जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड की, पक्षियों की। एक पक्षी का पीछा हम लोगों ने किया जो कि मार्श प्रेनिया होती है, और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी का बर्ड है, तो उसको हम लोग देख नहीं पाए। लेकिन 3 दिनों के ट्रैक के बाद भी हम इसका मतलब इसको देखने में असफल हो गए। लेकिन जो यहाँ आइलैंड्स हैं वहाँ पे कुछ दूसरे लार्ज बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं। जो कैटल ईग्रेट है उसका ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो आपको जो है कॉर्मोरेंट्स हैं, लिटिल कॉर्मोरेंट्स है, लिटिल ईग्रेट्स है, इसकी भी यहाँ पे जो है नेस्टिंग काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि नेशनल पार्क इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसको बचाए जाने के भरसक प्रयास होने चाहिए। मुझे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट है मकसाम तैंग, ये काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं। ये बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पोचिंग होते रही है और किस तरह से जो है परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ता है। सरकार अपने कुछ लेवल तक एफर्ट्स करती है, लेकिन जब तक स्थानीय लोग इसमें साथ नहीं देंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मकसम कहते हैं कि जो यहाँ की जो लोग मेन जनजातियाँ जो हैं वो शिकारी हैं, और उनको ये समझाना पड़ेगा कि अब समय बदल चुका है और अब आप उस तरह वाइल्ड लाइफ का शिकार नहीं कर सकते हैं जैसा कि इनकी पहले पीढ़ियाँ करती रही हैं। लेकिन ये आसान नहीं है लोगों को समझाना, बहुत सारी दिक्कतें इसमें आती हैं। ये लोग लगातार इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। स्थानीय लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। मकसाम कहते हैं कि एक बार अभी इन लोगों ने खुद ही जो अवैध शिकार था उसको रोकने की कोशिश की, और जो फ़िशिंग रोकने की कोशिश की। उनके जो नेट्स वगैरह हैं, उनकी जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट बनाए हुए थे पोचर्स ने, उनको इन्होंने खुद से जलाया है जा कर के। कई बार इनको थ्रेट्स मिले हैं, इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से
यहाँ पे इस सेंचुरी को बचाने के लिए प्रण किया हुआ है। सेंचुरी बिल्कुल अनटच है, लोग बाहर से यहाँ आते नहीं हैं। लगातार चूँकि बाढ़ आती है तो जो इस्टेब्लिशमेंट बनाए जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक और बड़ा मुद्दा जो मकसाम से और यहाँ के डीएफओ मिस्टर तसांग तागा के साथ डिस्कस हुआ, वो था यहाँ पे कॉरिडोर फॉर द एलिफेंट्स, यानी कि जो हाथी हैं वो लगातार माइग्रेट करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, अरुणाचल से आसाम जाते हैं, आसाम से अरुणाचल आते हैं, तो हज़ारों साल से उनके कॉरिडोर्स बने हुए हैं। और इन कॉरिडोर्स के बीच में क्या हुआ है कि इंसानी बस्तियां बन गई हैं। इंसानी बस्तियां क्या कर रही हैं कि जब हाथियों का निकलना आना जाना वहाँ से है, तो वो बस्तियां इन हाथियों के झुंड के लिए एक तरह से ऑब्स्टिकल बन जाती हैं और आमना सामना होता है इंसान और जानवर का। कभी कभी जानवर को नुकसान होता है तो ज़्यादातर इंसान को नुकसान होता है। उनकी बस्तियां तोड़ दी जाती हैं, हाथी उत्पात मचाते हैं, तो लोगों के गुस्से का शिकार भी ये निरीह प्राणी जो है वो बनते हैं। लेकिन हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि नियति किस तरह जो है हम लोग किस तरह जानवर और आदमी मिलकर के साथ रह सकते हैं, किस तरह से ये इस्टेब्लिशमेंट्स आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को बताना होगा कि जानवर हमारे घर में नहीं घुसे हैं, हम उनके घर में अपना आशियाना बनाए हुए हैं। और ये भिड़न जब तक होती रहेगी तब तक हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़तरे में रहेगा। डियरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी खूबसूरत जगह है लेकिन ख़तरे के साए में है। जैसे कि मैंने बात की कि यहाँ जो सियांग नदी का प्रकोप है लगातार वो इसको जो है निगल रहा है। यहाँ पे सॉइल एरोजन की वजह से जिसका कोई उपाय नज़र नहीं आता। दूसरा हाथियों और लोगों के बीच के भिड़ंत हैं जिसमें ख़तरा है इस वाइल्ड लाइफ को। पहले टाइगर यहाँ पे होता था, बाघ यहाँ पे होते थे, लेकिन उनका अब कोई अता पता नहीं है। विकिपीडिया में इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये जानवर होते हैं, कई और वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखा है, पर वो रियल में अब वो जानवर यहाँ पे, वो जो वन्य जीव हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें बताती है कि किस तरह, ये एक इंडिकेटर के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, एक ख़तरे की घंटी के तौर पे ले सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे जो इकोसिस्टम्स हैं लगातार डिस्टर्ब हो रहे हैं, लगातार ख़त्म हो रहे हैं। इस सेंचुरी में 10 दिन लगभग बिताने के बाद मैं इसी निर्णय पर पहुंचा कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आदमी ही इस सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। जहाँ एक तरफ पोचिंग का खतरा है, शिकार का खतरा है, दूसरी तरफ चीन से लगातार पानी छोड़ा जाता है उसका खतरा है, सॉइल एरोजन होता है। तो जो पानी छोड़ा जा रहा है वो भी मैन मेड सिस्टम के थ्रू छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आदमी ही जिम्मेवार है। यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है वो लगातार खतरे में है। ये एक छोटा सा इंडिकेटर है डियरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के किस तरह से पूरा लैंडस्केप बर्बाद होता है, किस तरह इकोसिस्टम बर्बाद होता है। और हम लोग अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये छोटे छोटे इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएंगे और इंसान कंक्रीट के जंगल में रहेगा और धीरे धीरे हमारा जो ब्लू प्लैनेट, जो हमारी पृथ्वी है, वो बंजर होती चली जाएगी। सोचना ज़रूर है और ये देखना ज़रूर है कि किस तरह से हम इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। फ़िलहाल मैं उन लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ, मकसाम जैसे लोगों का, और जो वहाँ पे रह रहे तमाम जो वाइल्ड लाइफ वर्कर्स हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जो लगातार कोशिश कर रहा है कि इस लैंडस्केप को बचाया जाए, यहाँ के वन्य जीवों को बचाया जाए। कोशिशें हैं कि यहाँ प्राकृतिक तौर पे दोबारा बाघ अपना बसेरा बना लें। उम्मीद ही कर सकते हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी तरह के विचारों के साथ मैंने डियरिंग से विदा ली। आखिरी
देन वहाँ पे और पूरा सिस्टम सम अप करने के बाद वापस मैं तो लौट आया हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि दोबारा चीन ने पानी छोड़ दिया है और डियरिंग वापस पानी के आगोश में है, डूब गया है। दोबारा जब पानी उतरेगा तो देखना होगा कि लैंडस्केप कितना बदल गया है। क्या होगी नियति डियरिंग की, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम लोगों की कोशिश है कि इंसान और जानवर साथ साथ किस तरह रहे, इस पे लगातार विचार और कोशिश जारी रहेगी। आपसे विदा लेता हूँ, किसी और डॉक्यूमेंट्री में फिर मुलाकात होगी। और डियरिंग की चिंता तो मन में लगातार होती है।